Hello student, welcome again in SGPS online classes. In last class we discussed the meaning of accounting and characteristics of the accounting, under which we discuss the various features of accounting and functions of accounting. In short, we discussed the meaning of accounting, that accounting is a process of recording financial transaction and classify them, summarize them and communicate to its user so that they can take decision about a particular entity. Today we take next topic, which is accounting process. By discuss the meaning of accounting, we can discuss the accounting process. As we discuss, accounting is a process. Process means there is some steps, and each steps in a particular order, and various activities are arranged in a sequence called process. Accounting is also a process, यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो वो एक सिंगल एक्टिविटी, वन टाइम एक्टिविटी नहीं हुई, बल्कि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और सारी एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हैं। और सीक्वेंस में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उस ऑर्डर को अपन ब्रेक करेंगे तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सारी चीज़ डिपेंड करती है इस अकाउंटिंग प्रोसेस पे, और उसी अकाउंटिंग प्रोसेस को हम फॉलो करके पर्टिकुलर किसी बिजनेस एंटिटी की एक अकाउंटिंग जो है वो पूरे ईयर की अपन करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस का एक अपने चार्ट जो है वो आपके सामने है, और इस चार्ट की हेल्प से आप जो है समझ सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस को। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स हैं, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, और वो सारी स्टेप्स को अपन एक एक करके समझते हैं, और उसको पूरा सारी स्टेप्स को अगर एक ऑर्डर में अपन जोड़ दें तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस बन जाता है। तो इसका जो फर्स्ट अपन देखें इसकी एक्टिविटी, तो इसकी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगा या इवेंट होगा, ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर बिजनेस में आप जो भी लेन देन करते हो, यानी सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, ये सारे ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और इन्हीं ट्रांजैक्शन के बंच को अपन इवेंट बोलते हैं। इवेंट में दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का बंच होगा, उनको इवेंट बोलते हैं। जैसे पर्टिकुलर आपने कोई मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, और उसको चालू करने के लिए जो भी उसमें ओवरऑलिंग या उसको काम में लेने से पहले जो खर्चे किए, तो इसमें मशीन खरीदना हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जुड़ के एक बंच ऑफ ट्रांजैक्शन बन गया, तो ये इवेंट हो गया। जैसे अपन ने गुड्स परचेज की तो ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन परचेज गुड्स करने के साथ साथ उसके फ्रेट का पेमेंट किया तो ये एक इवेंट बन जाता है। तो कुल मिला के जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैं वो फाइनेंशियल होने चाहिए। यहाँ पे जो वर्ड है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शन विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम रुपए पैसे में काउंट कर सकें, वही ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। तो बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन सारे ट्रांजैक्शन में अपने को पहली स्टेप में आइडेंटिफाई करना है उस ट्रांजैक्शन को, और ये चेक करना है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, यानी कि उसमें टर्म ऑफ मनी यूज़ हुआ है या नहीं, रुपया पैसा लगा है या नहीं, चाहे अपन ने खरीदा हो, बेचा हो, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में। तो ये पहली स्टेप हुई। अब अपन बात करें इसकी जो सेकेंड स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट। तो पहले ही पहला काम अपना जो है आइडेंटिफाई करने के बाद होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को अपन ने पहले भी समझा है अच्छे से, और इसके लिए जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लें, ताकि आपको पिछला अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारा उस डेफिनेशन का पार्ट ही है, और उन्हीं पार्ट को अपन टुकड़े टुकड़े करके जोड़ रहे हैं, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस बन जाता है। तो दूसरी जो स्टेप्स है वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट। और अपनी जो बुक्स है उसमें अपन, अगर छोटा बिजनेस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है, तो अपन उस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जर्नल में अपन एंट्री कर सकते हैं। जर्नल जो है वो प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जर्नल इज अ बुक इन विच वी रिकॉर्ड
ट्रांजेक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि एक टाइम वाइज डेट वाइज अपन उसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कुछ खरीदा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, सेल किया उसको रिकॉर्ड करेंगे, किसी को पेमेंट किया या किसी से पेमेंट रिसीव किया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। एक एक ट्रांजेक्शन अपने सामने आएगा और उस ट्रांजेक्शन को अपन चेक करके रूल अप्लाई करके जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग स्टेप में, और कभी कभी क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और लार्ज स्केल बिजनेस होता है, तो उस लार्ज स्केल बिजनेस में हम जर्नल की जगह उसको डिवाइडेशन कर देते हैं, तो उसका सब्सिडरी बुक्स कहलाती हैं। वो भी एक तरह से जर्नल ही है, लेकिन इसमें स्पेशल पर्पस जर्नल है जिसमें हम कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनको अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जो है या तो आपके जर्नल में हो सकती है, और जर्नल भी प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है और ये भी प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग है। सिर्फ छोटे बिजनेस में जहाँ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है वहाँ अपन जर्नल यूज़ करते हैं, और जो बिजनेस का स्केल अगर बड़ा है, लार्ज स्केल पे है, तो फिर उसमें इसी जर्नल का अपन इन बुक्स में डिवाइडेशन कर देते हैं, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में, क्रेडिट परचेज के परचेज बुक में, क्रेडिट सेल के सेल्स बुक में, और इन क्रेडिट परचेज से जो रिटर्न हुआ है वो परचेज रिटर्न बुक में, और जो अपन ने क्रेडिट सेल किया उसमें से रिटर्न आया है तो वो सेल्स रिटर्न बुक में। और ये मेजर ट्रांजैक्शन बिजनेस में यही होते हैं। इनके अलावा जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। ये इसी जनरल का सब डिवाइडेशन है जो हमने इसमें सेकंड स्टेप में समझा। तो अभी 2 स्टेप आप समझ चुके हैं। पहली स्टेप आपने समझी आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और उसके बाद जो दूसरी स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ एंट्री। अब आगे अपन थर्ड जो है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, और ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है लेजर में। क्लासिफिकेशन को भी पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझा है। इसमें सेपरेट अकाउंट, एक एक अकाउंट को अपन ओपन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट हैं वो अपन देखेंगे, उसका एक कंक्लूजन निकलेगा जो अगली स्टेप में अपने काम आएगा। तो ये क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन स्टेप के बाद जो अगली स्टेप है वो है समराइजिंग। तो समराइज में अपन समरी निकालते हैं। लेजर में जो भी आपने अकाउंट बनाए उनके बैलेंस से आप एक लिस्ट तैयार करते हो जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है पर्टिकुलर डेट को, और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो पूरे ईयर का जो है वो प्रॉफिट शो करता है कि पूरे साल में हमने जो ट्रांजैक्शन किए उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और बैलेंस शीट जो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बताती है कि क्या क्या हमें किससे लेना है, किससे देना है, और क्या हमारी एसेट्स जो हैं वो बिजनेस में, उन सब की सीट बैलेंस शीट होती है। तो ये समराइजिंग हो गया। अब समराइजेशन से एक बार अपना बुक का काम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो ख़त्म नहीं होता। उसका जो अगला स्टेप है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है, जो हमने फाइनल अकाउंट बनाए, ये बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उससे जो आउटपुट आए या जो पिछले ईयर्स के जितने भी आउटपुट है उन सबको अपन एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके पर्टिकुलर किसी पर्पस से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर किसी भी आउटपुट को जो आपने एनालिसिस करके फाइंड आउट किया है उसको अपन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस करें। इट मीन्स जैसे मैं एक बैंकर हूँ और मुझे किसी बिजनेस को लोन देना है, किसी बिजनेस ने मेरे को लोन के लिए अप्लाई किया है, तो मैं उसको उस टाइप से इंटरप्रिटेट करूँगा कि ये बिजनेस कंसर्न जो है वो लोन देने के लायक है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, उसके पिछले बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पिछले 2 साल के 3 साल के मैं एनालाइज करूँगा, और उससे एक इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है या नहीं है, या ये लोन रिपे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी बिजनेस का। तो बाय पॉइंट व्यू ऑफ बैंकर मैंने उसको एनालिसिस किया। अब इसमें इंटरप्रिटेशन अलग अलग व्यू का अलग अलग होता है। जैसे पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टर है तो वो अलग व्यू से करेगा, कोई लोन देने वाला है तो वो अलग व्यू से करेगा, उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग व्यू से करेंगे, उसके क्रेडिटर जो हैं वो अलग व्यू से करेंगे, उसके डेटर्स जो हैं वो अलग व्यू से। तो इसमें अपना अपना व्यू होता है। तो जो यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इसको फाइनल जो समराइजिंग हुई है उस समरी को एनालिसिस करके इंटरप्रिटेट करते हैं अपने अपने पर्पस से। तो ये हुआ इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद जो इसका लास्ट स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग
ऑफ समराइज डाटा टू यूज़र। जो जो इसके यूज़र्स हैं उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन इन इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमने अकाउंटिंग प्रोसेस समझा। इसको अपन एक चार्ट में भी देख सकते हैं कि स्टेप कैसे कैसे चल रही है। तो सबसे पहले इस स्टेप में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हो रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपन इसमें चार्ट में देख सकते हैं आप कि सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, उससे अगली स्टेप जो है आप देख सकते हैं वो रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपन रिकॉर्डिंग पे आ गए। और रिकॉर्डिंग जो होती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है वो भी इस चार्ट में अपन देख सकते हैं कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स जो प्राइमरी बुक है उसमें होती है। और सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या है वो अपन नीचे अलग से अपन इसमें देख सकते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये आप देख सकते हैं कैश बुक है, ये परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। तो ये तो हुआ ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद अपन उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, वो लेजर में हो रहा है। और लेजर्स के बाद ये सीधा जाता है ट्रायल बैलेंस की तरफ। ये लेजर और लेजर से अगला स्टेप जो है वो ट्रायल बैलेंस की तरफ जाता है। और उससे वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। जो अगला एरो आप देख सकते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जा रहा है। और उसके बाद इसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन और लास्ट में कम्युनिकेटिंग। तो इसको अपन ने शॉर्ट में एक चार्ट में समझा अकाउंटिंग प्रोसेस को। तो ये बात हुई अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो अब तक आप समझ चुके हैं उसका मीनिंग और उसका अकाउंटिंग प्रोसेस में मीनिंग में आपने इसके फंक्शन भी समझे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझे। और अभी अपन ने इसको एक शॉर्ट चार्ट में और स्टेप्स बना के इस अकाउंटिंग प्रोसेस को समझा। अब अगला जो टॉपिक आपके सामने आता है वो आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अपन और समझने की कोशिश करेंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या इनको अपन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे बिजनेस का लेवल बढ़ता है और आज के टाइम पे बिजनेस का स्केल बहुत ही लार्ज स्केल पे हो गया है। बड़े बड़े जो बिजनेस कंसर्न्स आप समझ जैसे आपने सुने होंगे टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, बिरला ग्रुप और मल्टीनेशनल बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो एक कॉरपोरेट लेवल पे यानी कि बहुत ही लार्ज स्केल पे और अलग अलग वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस करते हैं। तो उस वजह से इस अकाउंटिंग की जो ब्रांचेज है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये अलग अलग ब्रांचेस हैं जिसको अपन इस टॉपिक में समझेंगे। तो आप हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस और टाइप ऑफ अकाउंटिंग। The emergence of the corporate form of organization and technological development have resulted in large scale business operation. आज के टाइम पे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस आया है उस वजह से बिजनेस जो है वो एक लार्ज स्केल ऑपरेशन पे चलता है, जिसमें बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, बड़े लेवल पे सेलिंग होती है, बड़े लेवल पे उसकी गुड्स जो है वो सप्लाई की जाती हैं। तो उस वजह से मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है अलग अलग ब्रांचेस की। द मैनेजमेंट नाउ रिक्वायर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सो वी हैव सेवरल ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग दीज डेज। दीज आर, वैसे तो इसमें मेजर जो ब्रांचेस हैं वो 3 ही मानी जाती है, लेकिन अभी के जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इसकी जो और भी ब्रांचेस बढ़ी हैं। तो मेजर जो हैं वो तो हैं फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये लगभग सारे जो कंपनीज में देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्केल बढ़ा है, लार्ज स्केल पे होने की वजह से अलग अलग पॉइंट व्यू से अकाउंटिंग करनी होती है। तो इसमें ये 2 ब्रांचेस टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी बड़ी हैं। तो इन सारी ब्रांचेस को अपन एक एक करके समझेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैसे इस साल का आपका पूरा सिलेबस है जिसको आप देखेंगे समझेंगे। तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो अभी अपन करने जा रहे हैं इस साल पूरे सिलेबस में जो अभी हमने प्रोसेस समझा जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल पूरे साल हमें इसको सीखना है।
और ये दूसरी ब्रांचेज भी आपके आएंगी, लेकिन 11th के सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। और आगे जब आप 12th में जाएंगे और आगे जब आप बीकॉम या ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो आपको ये सारी ब्रांचेज एक एक करके अलग अलग ईयर के सिलेबस में देखने को मिलेगी। तो पहले हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। द बेसिस पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, classifying, summarize and interpreting them so that useful information is communicated to various user of accounting services। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या है, मेन पर्पस इसका है सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, समराइज करना और एंड में इंटरप्रिटेशन करना। ये जो अभी अकाउंटिंग प्रोसेस में सारी बातें अपन ने सीखी है वो इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है और इसीलिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। और इसमें जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो अभी आपने अकाउंटिंग प्रोसेस भी देखी है, उसमें जो इसका फाइनल आउटपुट है समराइजिंग में आपने देखा कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये मेन इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है कि पूरे साल में जो कुछ हुआ उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट लॉस है वो फाइंड आउट करना और पर्टिकुलर डेट को बिजनेस की जो वर्थीनेस है या जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो शो करना है, वो बैलेंस शीट के हेल्प से। बैलेंस शीट जो है पर्टिकुलर डेट को फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। तो शॉर्ट में हम समझ सकते हैं इस ब्रांच में आपने देखा कि मेन पर्पस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासिफाई एंड इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू वेरियस यूजर रिलेटेड टू अकाउंटिंग सर्विसेज। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो अपने एक तरह से इस साल का सिलेबस भी है, ये आपने समझा। अब अपन समझते हैं जो सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो भी एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, लेकिन इसमें पर्पस अलग होता है और इसको अलग अलग व्यू से अपन समझते हैं। कॉस्ट की जरूरत होती है जब भी किसी प्रोडक्ट को अपन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं, अगर मान लो सीधा से सीधा अपन परचेज कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन से अपन ने 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया, तो 10 रुपये अपनी कॉस्ट हुए। लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा है कि जितने में खरीदा वो कॉस्ट हो गई। लेकिन जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो खुद एक प्रोडक्ट बनाती है, रॉ मटेरियल लाती है, उस पर लेबर लगती है, अलग अलग बिजनेस के ओवरहेड्स लगते हैं और उसके बाद जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जब तक कॉस्टिंग नहीं आएगी तब तक उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती। तो ये इम्पोर्टेंट ब्रांच है अकाउंटिंग की और इस ब्रांच से अपन देख सकते हैं कि इसमें हेल्प मिलती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में। तो इसको हम समझने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हेल्प इन ascertaining the cost of product or services provided by enterprises so that selling price of such product can be decided, and it also help the management in exercising control over the cost of product। तो ये हमने समझा कॉस्ट अकाउंटिंग को। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है जो हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने में और ताकि अपन उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कोट कर सकें, उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकें। और जब तक अपने पास कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग नहीं होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी, तो अपन अलग अलग कॉस्ट पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पे जो कंपटीशन है उसमें आपको रिजनेबल प्राइस पे, कंपटीटर से कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कमाना होता है। तो अपन अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके ही अपन अपने कंपटीटर से कंपटीशन कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग अपन ने समझा। इसमें मेजर जो है कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है इसका पर्पस। तो ये आपको जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तब आपको इस ब्रांच का जो नॉलेज है वो उस सिलेबस में आएगा। अभी 11th में केवल अपन एज ए ब्रांच इसको समझने जा रहे हैं। अब आगे है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट आपके 12th में आएगा और आगे ग्रेजुएशन लेवल पे भी आएगा। तो मैनेजमेंट जो है उसका पर्पस होता है पर्टिकुलर जो बिजनेस परफॉर्मेंस हो रही है, अलग अलग लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करना मैनेजमेंट का काम होता है और साथ में एक प्रॉपर वे में पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रन करे उसके लिए
मैनेजमेंट होता है। तो अब मैनेजमेंट को अकाउंटिंग व्यू से मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई है उसमें से डाटा एनालिसिस करके मैनेजमेंट इस व्यू से उसको रिप्रेजेंट करे, जो कि किसी कंपनी के, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में हेल्प कर सके। उस पर्पज से मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। इसको और अपन समझने जा रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अपन समझते हैं। It refers to accounting of managerial decision making. It involves use of analytical tools like ratio analysis, cash flow statement, fund flow statement, budgetary control, etc. taken managerial decision at all level. It help in the management in planning and controlling of the business operations. तो ये जो अकाउंटिंग है वो एक तरह से मैनेजर के डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग को हेल्पफुल बनाना, यानी कि अपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना जिससे मैनेजर्स जो है वो कुछ एक बेनिफिशियल डिसीजन ले सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जिसमें कुछ नाम यहाँ दे रखे हैं जैसे फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजटरी कंट्रोल। ये सारे टूल्स हैं जो आपको फर्दर जो हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। अभी केवल अपन इन टूल्स का नाम ही डिस्कस कर रहे हैं। 12th में आपको इसमें से कुछ रेशियो एनालिसिस और ये सीखने को मिलेगा। अभी केवल अपन एज ए ब्रांच ही इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे जो मैनेजर को डिसीजन लेना होता है उसमें हेल्प करती है। उस अकाउंटिंग को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे वो मैनेजरल डिसीजन में हेल्पफुल हो। तो ये ब्रांच कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद अगली है टैक्स अकाउंटिंग। अभी जो आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पोज किए होते हैं। तो हर एक टैक्स में अपना एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न से उस अकाउंट को आपको वापस रिप्रेजेंट करना होता है जिससे पर्टिकुलर सही सही टैक्सेशन जो है, सही सही टैक्स की कैलकुलेशन की जा सके और गवर्नमेंट को जमा कराया जा सके। तो अलग अलग टैक्स पर्पज से अपन उस अकाउंटिंग को चेंज करते हैं, क्योंकि अपने अकाउंटिंग में जो अपन एंट्री कर रहे हैं वो अपना पर्पज़ अलग है उसमें, और पर्टिकुलर किसी एक्ट का जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स एक्ट है, और भी एक्साइज ड्यूटी है, बहुत सारे जो टैक्सेस लगते हैं उन टैक्सेस के कंप्यूटेशन के व्यू से अकाउंटिंग को अपने को उनके रूल को फॉलो करते हुए वापस से रिवाइज करना होता है। तो ये पूरी की पूरी टैक्स अकाउंटिंग का पर्पस होता है टैक्स कैलकुलेशन। इफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर विथ अ व्यू टू कंप्यूट वेरियस टैक्स लाइक इनकम टैक्स, सेल टैक्स, excise duty, import duty, etc. such accounts are called tax accounting. तो टैक्स, किसी भी टैक्स के कैलकुलेशन के पर्पज से जब अपन अकाउंटिंग को रिवाइज करते हैं तो टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है। ये हमने चौथी ब्रांच समझी। अब अपन समझने जा रहे हैं लास्ट और आखिरी, ये भी एक नया कंसेप्ट है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अपने आप में एक नया कंसेप्ट है जिसमें आजकल जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी कमा रहा है वो सारा का सारा कमा रहा है सोसाइटी से। सोसाइटी से ही उसको एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं, सोसाइटी से उसको कस्टमर मिल रहे हैं, सोसाइटी में ही वो अपना सारा प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कमाता है। तो सोसाइटी से इतना कुछ ले रहा है बिजनेस, तो बिजनेस की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सोसाइटी के लिए। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी को अकाउंटिंग से अपन जोड़ दें तो ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो जाती है। तो अपन ने अकाउंटिंग की जो डाटा है उसमें से जो जो अपन ने सोसाइटी के लिए किया है उन डाटा को अपन एक तरफ से अलग करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का सोशल कंट्रीब्यूशन जो है वो कैलकुलेट किया जा सके, इवैल्यूएट किया जा सके। वो ये पार्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का। तो इसको अपन समझते हैं। द सोसाइटी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, लेबर एंड अदर फैसिलिटी टू बिजनेस एंटरप्राइजेज, दस इट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू आस्क द फॉलोइंग ग्रुप। अलग अलग ग्रुप है उनके लिए अलग अलग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, और उसको उनके लिए किए गए जो भी काम है उसको एक अकाउंटिंग फॉर्म में अपन शो करते हैं। वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है, और ये लास्ट ब्रांच है जो हम समझ रहे हैं। इसमें अलग अलग ग्रुप है और अलग अलग ग्रुप का पर्पस अलग अलग होता है, जिसमें इन ग्रुप में आप देख सकते हैं जैसे हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए भी कंपनी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जनरली इट इज़ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे फेयर वेजेस टू एम्प्लॉयज़, open school of their children, open hospital for community center for their facility, etc.
एम्प्लॉयज़ के लिए एक बिजनेस फर्म क्या कर सकती है, एक तो उनको फेयर रिटर्न दे, जो भी उन्होंने काम किया उसके बदले में प्रॉपर पैसा दे, साथ के साथ उनके चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए स्कूल खुलवा सकती है, हॉस्पिटल उनके बेटर हेल्थ फैसिलिटी के लिए, और जो जो काम कर सकती है वो इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फिर दूसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर कंज्यूमर से रिलेटेड भी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देर आर मैनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी related to consumer, like provide equality product at reasonable price, provide service center for their product, provide facility for home delivery, open customer grievances, etc. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर के लिए बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर। Shareholder generally provide fund to a company, and shareholder are holder of share, means they invest capital in a particular company. So company have to provide them regular and good return on their capital investment, and assure their capital appreciations, and provide right share and bonus share time to time. शेयर होल्डर वो होते हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, तो कंपनी का फ़र्ज होता है कि उनको अच्छा और सही सही रिटर्न दें, उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा प्रॉफिट दें, और टाइम से टाइम उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वर्थ बढ़े, ऐसा उसके कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर है सोसाइटी। टुवर्ड्स सोसाइटी there is many work like social work. These all cover social work like tree plantation, pollution control techniques, and open hospitals and school for serve the society. And at the time of any mishappening, business should help the society. सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बहुत सारी होती हैं, जिसमें सोसाइटी के लिए कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं। जगह जगह पे जैसे पानी पीने की व्यवस्था हो सकती है, उनके एक अच्छी टेक्निक्स यूज़ करें प्रोडक्शन में, जिससे पोल्यूशन कम से कम फैले। पोल्यूशन से अगर कोई नुकसान होता है पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी में, उनके लिए हॉस्पिटल्स हों, तो ये सारी बातें इसमें सोसाइटी के लिए आती हैं। और इसमें लास्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो सारा मैन पावर जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो कंपनी में लगा हुआ है, उनके लिए भी कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देयर इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, like there is growing awareness among employee and consider the workers as a useful assets. Good employees relation is essential for rapid development of the business enterprises. जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन होगा उतना ही कंपनी ग्रो करेगी। तो कंपनी पूरी तरीके से अपना जो भी मैन पावर है उसको सेटिस्फाई रखे, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखें, और वो रिलेशन रखने के लिए कंपनी ने जो जो किया है वो सारा उनको शो करना होगा, जिससे ये सोशल रिसोर्सेज अकाउंटिंग में आएगा, और इससे कंपनी अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगी। तो ये मेजर ब्रांचेस थी जिसको हमने शॉर्ट में समझा। आप एक बार से इनको वापस से देख सकते हैं, जो मेजर अपनी पांचों थी ब्रांचेस, जिसमें मेजर 3 हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग, और 2 अपन ने 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया और 2 एक्स्ट्रा यानी कि टैक्स अकाउंटिंग और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपने समझा। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आप इसको अच्छे से पढ़ें और जो भी होमवर्क दिया है उसको करें, और पिछला वीडियो ज़रूर देखें। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिन स्टूडेंट से, उनके लिए मैं वापस से इसमें ग्रुप में पोस्ट करूँगा, तो आप पिछला वीडियो भी देखते रहें, और जिन्होंने देखा है वीडियो वो भी पिछले वीडियो को ध्यान में रखते हैं, वो अगला वीडियो देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, थैंक यू।